नमस्कार, स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। एक बड़ी खबर अंबाला से आ रही है। अनिल विज का मनोज सिसोदिया पर वार हुआ है और सिसोदिया को लेकर पार्टी में जो है वो एक बड़ी पहल करते हुए नजर। सिसोदिया सेल्फ सजेशन दे रहे हैं, यानी कि सिसोदिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को न्योता देते हुए नजर आए और अरविंद केजरीवाल पर भी विज ने निशाना साधा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के ऊपर अनिल विज जो है वो वार करते हुए नजर आए और सिसोदिया को पार्टी में लेकर पार्टी को गंदा नहीं करना चाहिए। सिसोदिया सेल्फ सजेशन लगातार देते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी न्योता देते हुए दिखाई दिए हैं। दरअसल मनीष सिसोदिया के ऊपर जब से सीबीआई के छापे पड़े हैं उसको लेकर लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अब मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही हैं और इससे पहले भी देखा गया था कि कांग्रेस पार्टी भी लगातार इसका विरोध दर्ज करवाती हुई नजर आई थी। अरविंद केजरीवाल पर भी विज ने निशाना साधा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनिल विज का मनोज सिसोदिया पर अंबाला में ये बात, सिसोदिया को पार्टी में लेकर गंदा नहीं करना चाहिए और सिसोदिया सेल्फ सजेशन दे रहे हैं। सिसोदिया ये तमाम बातों को लेकर अनिल विज ये ट्वीट देखिए, आपको बताएं। मनोज सिसोदिया का ट्वीट, राहुल गांधी का ट्वीट, तमाम ट्वीट जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं और अनिल विज का मनीष सिसोदिया को लेकर ये बड़ा बयान और सेल्फ सजेशन देते हुए सिसोदिया नजर आ रहे हैं। अनिल विज का मनीष सिसोदिया पर यह बयान हुआ। इससे पहले भी देखने को मिला था कि लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार हमला करती हुई मनीष सिसोदिया पर नजर आ रही थी और ये अंबाला से ये बड़ी खबर, जहां पर अनिल विज जो हरियाणा सरकार में गृह मंत्री हैं उन्होंने निशाना साधा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक साफ सुथरी पार्टी है। मनीष सिसोदिया को लेकर कोई पार्टी को गंदा थोड़ा करना। अब ये भी एक ऑटो सजेशन का तरीका होता है बताने का कि मुझे ले लो और मेरे केस माफ कर दो। उन्होंने एक ऑटो सजेशन दी है, जहां बताएं कि किसने कहा, किसने इनको बुलाया, किसने इनसे बात की। आफ्टर ऑल डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, किसी लेवल का व्यक्ति ही इनसे बात करेगा, किसने करी उसका बताएं। ये तो सुझाव दे रहे हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का गोवा में हार्ट अटैक होने से निधन हो गया है और सोनाली फोगाट मात्र 41 वर्ष की ही थी और भारतीय जनता पार्टी की नेता भी थी। बताया यह भी जा रहा है कि सोनाली अपने कुछ स्टाफ मेंबरों के साथ गोवा गई हुई थी और नॉर्थ गोवा के डीजी से मिली जानकारी के मुताबिक नॉर्थ गोवा के एसटी एंटनी अस्पताल के अंदर पुलिस को सोनाली फोगाट की मौत की जानकारी दी गई और डीजी के मुताबिक अभी मौत की वजह जो है वो पता नहीं लग पाई। जांच और पोस्टमार्टम के बाद स्थितियां स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी। हमारे लिए बहुत दुखद घटना है जो हमारे बीच में नहीं रही। 41 साल की उम्र थी इसकी। हमारे को उम्मीद ही नहीं थी इस उम्र में हमारे को छोड़ के चली जाएगी। वो हमारे पास पहले फोन आया था किसी का, सोनाली फोगाट का एक्सीडेंट हो गया। मैं अल्लाह पता नहीं, वो तो गोवा गई हुई है शूटिंग के लिए, हमारे को तो कुछ पता नहीं। फिर बाद में यानी कि खबर आई भी उनका हार्ट अटैक हो गया। फिर मैंने टीवी पे भी देखी न्यूज। टीवी पे देखने के बाद हमारे को कंफर्म हो गया भी वो वाकई में वो इस दुनिया में नहीं रही। अब मेरा लड़का गया हुआ है लेने के लिए बॉडी, पहले दिल्ली जाएगा, दिल्ली से बाई एयर गोवा जाएगा, गोवा से फिर वो लाएगा जैसे भी। आपको बताते हैं सोनाली फोगाट जो है वो नहीं रही। 21 सितंबर 1989 में इनका जन्म हुआ था और आपको बताएं कि ग्रेजुएशन तक की शिक्षा इन्होंने हासिल की थी सोनाली फोगाट ने। सोनाली फोगाट ने बतौर अभिनेत्री करियर की अपनी शुरुआत की थी। परिवार में 3 बहनें, 1 बेटा और 1 बेटी भी है। जो परिवार है उसमें 3 बहनें, 1 बेटा 1 बेटी है। बहन की देवर के साथ शादी हुई थी। दो 2016 में पति के फार्म हाउस में रहस्यमय मौत की खबर भी निकलकर सामने आई थी। 2016 के अंदर इनके पति की रहस्यमय मौत हो गई थी और पति भी भारतीय जनता पार्टी के
सदस्य जो थे उस वक्त थे। राजनीति के अंदर सोनाली फोगाट एक्टिव थी। ये आपको सोनाली फोगाट की जो जिंदगी है उनके बारे में विस्तार पूर्वक हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। टिकटॉक से फेमस होती हुई सोनाली फोगाट जो है एक बड़ा नाम बनती हुई नजर आई थी। सोनाली ने 2008 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। 2008 से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं और 2019 के आदमपुर से भारतीय जनता पार्टी की सीट पर वो चुनाव भी लड़ती हुई नजर आई थी। जो 2019 में चुनाव हुए थे और कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई से 29,471 वोटों से हार मिली थी। सोनाली फोगाट जो है कुलदीप बिश्नोई से हारी थी और हार के बाद भी आदमपुर के अंदर लगातार सक्रिय भूमिका निभाती हुई सोनाली फोगाट को देखा जाता था। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात की थी। जब कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे तो उनसे मुलाकात हुई थी और आपसी गिले शिकवे दूर करने की बातें कही गई थी। तो वहीं पर टिकटॉक स्टार और भारतीय जनता पार्टी की नेता सोनाली फोगाट का गोवा में दिल का दौरा पड़ने से दरअसल निधन हो गया है और इस पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दुख जताते हुए कहा है कि यह खबर सुनकर बेहद ही दुखी हूं और उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। और साथ ही उन्होंने कहा कि उनके जाने से पार्टी को एक बड़ा नुकसान हुआ है और वो बहुत ही अच्छी कार्यकर्ताओं में गिनी जाती थी। पिछले चुनाव में भी टफ सीट से उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। काम करती थी, उसके दुखी हैं और इससे बहुत परेशानी में हैं। तो मेरी उनके प्रति बहुत गहरी संवेदनाएं हैं, परिवार के प्रति, और पार्टी को भी बड़ा नुकसान हुआ है। वो पार्टी की बहुत ही अच्छी कार्यकर्ता थी और पिछले चुनाव में पार्टी ने उसको एक बहुत ही टफ सीट जो थी उस पर चुनाव लड़ने का मौका दिया था और जहां उसकी परफॉर्मेंस थी वो बेहद अच्छी थी। 34,000 वोट उसने पिछली बार लिए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और उसके बाद भी लगातार वो पार्टी के लिए काम करती थी। एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर हरियाणा के भवन में कुलदीप बिश्नोई जो है वो पहुंचे। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। हरियाणा भवन में कुलदीप बिश्नोई जो है वो पहुंचते हुए नजर आए। सीएम मनोहर लाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। हरियाणा भवन में सीएम से मुलाकात हो रही है और सीएम मनोहर लाल से मुलाकात करने के लिए कुलदीप बिश्नोई हरियाणा भवन दिल्ली पहुंचते हुए नजर आए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हरियाणा भवन में कुलदीप बिश्नोई पहुंचे। दरअसल पंचायती चुनाव को लेकर और आदमपुर उप चुनाव को लेकर जो है सक्रिय भूमिका निभाते हुए कुलदीप बिश्नोई नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर सीएम मनोहर लाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और हरियाणा भवन में जो दिल्ली के अंदर है वहां पर सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की जाएगी। आगे की रणनीति तय की जाएगी, किस तरह से उपचुनाव में जाना है और पार्टी को किस तरह से धरातल के ऊपर और कार्यकर्ताओं के अंदर किस तरह से जोश भरना है। इन तमाम मुद्दों को लेकर वहां बात हो सकती है। दरअसल आपको ये बता रहे हैं दिल्ली की खबर, जहां पर हरियाणा भवन में कुलदीप बिश्नोई का पहुंचना हुआ है और सीएम मनोहर लाल से मुलाकात करने के लिए वहां पहुंचे हैं और हरियाणा भवन में सीएम से मुलाकात हो रही है। सीएम मनोहर लाल से मुलाकात करने पहुंचे और सीएम मनोहर लाल से कुलदीप बिश्नोई मुलाकात करते हुए हरियाणा भवन में नजर आ रहे हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की नेता सोनाली फोगाट का गोवा में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है और इसी के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता कुलदीप बिश्नोई ने इसका ट्वीट कर दुख भी जताया। उन्होंने लिखा कि सोनाली फोगाट के निधन की सूचना बहुत ही ज्यादा दुखी कर देती है और वो मिलनसार और बेहतरीन कलाकारों में उनकी गिनती होती है। परमपिता परमात्मा उनको अपने चरणों के अंदर स्थान दे और परिजनों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की शक्ति दी और हम तमाम लोग जो हैं उनके परिवार के साथ खड़े हुए हैं और पूरी पार्टी जो है वो उनके साथ खड़ी है। दरअसल आपको बताएं कुलदीप बिश्नोई से बीते ही दिनों सोनाली फोगाट की मुलाकात भी हुई थी और चाय के ऊपर चर्चा की गई थी, किस तरह से पार्टी को आगे लेकर जाना है, किस तरह से पार्टी को सक्रिय करना है और कार्यकर्ताओं के बीच में पार्टी को किस तरह से मजबूत करना है, उसको लेकर कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात की गई थी। और आज ये दुखद खबर आने के बाद कुलदीप बिश्नोई का ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि इस असहनीय पीड़ा के बीच में हम तमाम लोग उनके परिवार के साथ खड़े हैं।
वहीं पर महेंद्रगढ़ के अंदर गौशाला रोड के ऊपर राम विहार कॉलोनी के बाहर शराब के ठेके का निर्माण लगातार किया जा रहा है और उसी ठेके का निरीक्षण करने जब नागल चौधरी के पूर्व विधायक और यदुवंशी स्कूल के चेयरमैन राव बहादुर सिंह पहुंचे हैं तो कॉलोनी निवासियों ने उनसे मिलकर ठेके को न खोलने की अपील भी की है और इसी को लेकर कॉलोनी वासियों और बहादुर सिंह के बीच में नोकझोंक भी होती हुई नजर आई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इस वीडियो के अंदर स्थानीय निवासियों के द्वारा पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह से अपील ये की जा रही है कि वहां पर ठेका नहीं खोलें, जिस पर पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह ने कहा कि मैं राजनीति के चक्कर में अपना कारोबार खत्म नहीं कर सकता हूं और ठेकों को खोलने के विरोध में छोटे छोटे बच्चों ने भी मार्मिक अपील करते हुए कहा कि यहां से स्कूल हम निकलकर जाते हैं और जब लोग यहां पर शराब लेने आएंगे तो उनका मनोबल भी टूटेगा और उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। पार्षद प्रतिनिधित्व चेतन यादव ने कहा कि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर एसडीएम से बात की है और जिला उपायुक्त को भी इस मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा है। 22 साल से मेरा मकान है, मैं यहाँ रह रहा हूँ। आज तक मैंने कॉलोनी में किसी को भी दारू पी करके आउट होते हुए जोर से बोलते नहीं सुना है, मैं आपस में किसी को लड़ते सुना है। अब ऐसी कॉलोनी में यदि आप ठेका खोलते हो, इसका मतलब है कि मंदिर में आप ठेका खोल रहे हो, तो हमारी सरकार से खोलते हो। यही प्रार्थना है कि इस ठेके को किसी जगह खोला जाए या नहीं खोला जाए। पत्रकार महोदय, ये हमारे राम विहार कॉलोनी एक रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ पे करीब 70-80 घर हैं और सभी यहाँ पे शिक्षित विधि या कोई डॉक्टर, कोई गजेस्टेड ऑफिसर, हर घर परिवार से एक बड़ा इस्तेमाल दिलाकर रहा है। पर क्या है, यहाँ पे कुछ शराब के ठेकेदारों ने कोशिश की है कि हम यहाँ पे शराब का ठेका खोल दिया जाए। इस ठेके खोलने के कारण हमारा ये मेन स्टैंड है, हमारी कॉलोनी के 100-150 बच्चे इसी बस स्टैंड से सुबह बस में जाते हैं, दोपहर में उतरते हैं, शाम को घूमते भी हैं। अब हमारे बच्चे अपने घरों में कैद होकर रह जाएंगे क्योंकि यहाँ पे शराबी रहेंगे। संतोष है, हम राम विहार कॉलोनी से बोल रही हूँ। हमारी कॉलोनी का राम विहार नाम है, तो फिर आप राउंड नाम क्यों कर रहे हो? हमारी कॉलोनी में आज तक कोई गलत काम नहीं हुआ और अब आप गलत काम करवा रहे हो। कल न ये पी के यही उपद्रव करेंगे। ये कॉलोनी उपद्रव करने के लिए नहीं है, आराम से रहने के लिए है। मेरा घर यहीं पर है, मेरा बस स्टॉप भी यहीं पर है, बस से यहीं पर चलती हूँ, यहीं पर उतरती हूँ, यहीं पर ये वाइन की शॉप खोल रहे हैं। अब बताओ, मेरे पेरेंट्स ऐसे कह रहे हैं क्या तो आपका बस चेंज करवाएंगे या फिर आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं। जब तक हम घर पर नहीं होंगे हम आपको नहीं छोड़ के, आप अकेले नहीं आ सकते इस तरफ, तो हम तो कैद होकर रह गए घर में। ये कोई मतलब है? 22 साल से मेरा मकान है, मैं यहाँ रह रहा हूँ। आज तक मैंने कॉलोनी में किसी को भी दारू पी करके आउट होते हुए जोर से बोलते नहीं सुना है, मैं आपस में किसी को लड़ते सुना है। अब ऐसी कॉलोनी में यदि आप ठेका खोलते हो, इसका मतलब है कि मंदिर में आप ठेका खोल रहे हो। पत्रकार महोदय, ये हमारे राम विहार कॉलोनी एक रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ पे करीब 70-80 घर हैं और सभी यहाँ पे शिक्षित विधि या कोई डॉक्टर, कोई गजेस्टेड ऑफिसर, हर घर परिवार से एक बड़ा इस्तेमाल दिलाकर रहा है। पर क्या है, यहाँ पे कुछ शराब के ठेकेदारों ने कोशिश की है कि हम यहाँ पे शराब का ठेका खोल दिया जाए। इस ठेके खोलने के कारण हमारा ये मेन स्टैंड है, हमारी कॉलोनी के 100-150 बच्चे इसी बस स्टैंड से सुबह बस में जाते हैं, दोपहर में उतरते हैं, शाम को घूमते भी। संतोष है, हम राम विहार कॉलोनी से बोल रही हूँ। हमारी कॉलोनी का राम विहार नाम है, तो फिर आप राउंड नाम क्यों कर रहे हो? हमारी कॉलोनी में आज तक कोई गलत काम नहीं हुआ और अब आप गलत काम करवा रहे हो। कल न ये पी के यही उपद्रव करेंगे। ये कॉलोनी उपद्रव करने के लिए नहीं है, आराम से रहने के लिए है। तो कॉलोनी में आज तक किसी ने ठेका खोला है क्या? जो अब खोलने लग रही है, तो ये बहुत गलत बात है। इस कॉलोनी में ये दारू का ठेका नहीं खुलना चाहिए। हमारी सभी बहनें आई हुई हैं, सभी बहनें यही अरदास कर रही हैं कि यहाँ कोई दारू का ठेका नहीं खुलना चाहिए। तो वहीं पर हरियाणा शिक्षा विभाग के तबादला में अध्यापकों की पोस्ट कैप्ट करने के विरोध के अंदर मंगलवार को बहादुरगढ़ के गांव रोहद में ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने स्कूल में पहुंचकर स्कूल के गेट के ऊपर ही ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का विरोध ट्रांसफर ड्राइव को लेकर किया जा रहा है और इसी के चलते ग्रामीण आवेश में आ गए और उन्होंने स्कूल के गेट के ऊपर ताला जड़ दिया। विरोध के दौरान ग्रामीण छात्रों के साथ स्कूल के गेट के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं और यहां पर लगातार नारेबाजी की जा रही। ग्रामीणों का कहना है कि अध्यापकों के तबादले के बाद अध्यापक स्कूल के अंदर सरकार को भेजने होंगे, अन्यथा जो हमारे बच्चे हैं उनका जो भविष्य है वो अंधकार की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है।
आपको बताएं बहादुरगढ़ की ये तस्वीर है जहां पर छात्र और ग्रामीण जो है वो गेट के बाहर धरने पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अध्यापकों को भी नहीं अंदर जाने दिया जा रहा है क्योंकि जो ट्रांसफर ड्राइव है उसको लेकर लगातार ये कोशिश की जा रही है कि एक बड़े पैमाने पर यहां पर जो टीचर हैं वो मुहैया करवाए जाएं। हर एक विभाग के अलग अलग टीचर हों ताकि जो बच्चे हैं वो वहां पर पढ़ाई कर सके और उनका जो भविष्य है वो उज्जवल होता हुआ नजर आए। इसी को लेकर बच्चे और अभिभावक जो हैं वो स्कूल पर पहुंचे और स्कूल के गेट के ऊपर ताला जड़ दिया है और वहां पर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। सर हम चाहते हैं कि जो हमारे टीचर्स हैं या तो उनका ट्रांसफर ना हो और अगर हो तो उनके बदले में हमारे नए टीचर्स आए, वरना हमारी पढ़ाई रुक जाएगी। हम अपनी पढ़ाई को इफेक्ट नहीं करना चाहते, इसलिए चाहते कि बस हमारे टीचर का या तो ट्रांसफर ना हो और हो तो उनके बिहाफ में अच्छे टीचर आए। या तो इन्हीं टीचर्स को यहाँ रखो, नहीं तो इनके बदले और टीचर्स भेजो। पहले ही कोरोना की वजह से हमारी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो चुका है, तो इसलिए अब हम चाहते हैं कि 10th क्लास में कोई रुकावट ना आए। आधा साल जा चुका है और इन टीचर्स ने अच्छे से पढ़ाई करवाई है और अब कह रहे हैं कि इनके बदले और टीचर्स नहीं आएंगे और ये टीचर्स चले जाएंगे। तो या तो इन्हें यहाँ रखो या फिर इनके बदले और टीचर्स भेजो। हमारी यही मांगे हैं। अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाओ, सरकार उनको 1100 रुपए महीना देगी और अगर सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाओगे तो 500 रुपए फीस लगेगी। तो ये गरीब बच्चों के बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ, गरीब समाज के, उनके माँ बाप जो मनरेगा में जाकर दिहाड़ी करके आते हैं सुबह से शाम तक, गवर्नमेंट उनको 300 रुपए देती है, वो भी टाइम पर पैसा नहीं देती। तो वो मनरेगा में काम करने वाला बड़का माँ बाप बच्चे की 500 रुपए फीस कैसे देगा सरकारी स्कूल में? तो जी बच्चा की पढ़ाई जा है सबसे पहले, इसमें टीचर नहीं है बच्चा के प्राइमरी में स्कूल में। एक मैडम है, ना लाइट ना पानी ना पंखा, किसी भी चीज की सुविधा नहीं है। इस चीज का हम बहुत तंग पा रहे हैं, ये बात है। काफी बालक हैं जी, 360 बालक हैं पहली से लेकर 5वीं तक, एक टीचर उन पर बिल्कुल। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ आंदोलन को तेज कर दिया है और पूरे प्रदेश के अंदर रोडवेज कर्मचारियों ने बस अड्डों के ऊपर प्रदर्शन किया और सरकार से प्राइवेट बसों के परमिट देने के निर्णय को वापस लेने की मांग की। यमुनानगर के अंदर रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए कहा है कि रोडवेज बेड़े के अंदर 520 इलेक्ट्रिक बसें निजी कंपनियों के ठेके पर मांगी गई हैं, जबकि पहले 520 बसों को सरकार की तरफ से रोडवेज बेड़े के अंदर शामिल करने का ऐलान किया गया था। कर्मचारी नेताओं का भी कहना है कि रोडवेज बेड़े के अंदर 4500 बसें होती थी और इनकी संख्या अब घटकर 2500 रह गई है और इसी की वजह से आम लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने रोडवेज बेड़े के अंदर 14000 बसें शामिल कर रोडवेज को रेगुलर कर्मचारियों की भर्ती और वर्कशॉप की छुट्टी बहाल करने की मांग की है और प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि 10 सितंबर को करनाल के अंदर संयुक्त मोर्चे की बैठक का आयोजन भी किया जाएगा। ये यमुनानगर की खबर है। दरअसल निजीकरण के खिलाफ जो है वो रोडवेज विभाग धरना प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। 10 सितंबर को करनाल में बैठक होगी, उन्होंने साफ तौर पर कहा और उन्होंने कहा कि जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है उसके विरोध में हम हैं और सरकार से हम अपील करते हैं कि जिस तरह से रेगुलर कार्य किया जा रहा था उसी तरह से रेगुलर कार्य हो और जो बसें हमारे बेड़े में लाई गई थी वो तमाम बसें जो हैं वो सरकारी बेड़े में आए और जो भर्तियां हैं वो लगातार होती रहनी चाहिए। इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया। धरने पर बैठते हुए जो रोडवेज कर्मचारी के हैं वो बैठते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि 10 सितंबर को करनाल में एक बैठक होगी, बड़ी बैठक होगी और उसमें भी कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। पूरे प्रदेश के अंदर जो ये प्राइवेट पॉलिसी लेकर के सरकार आ रही है, अब ये सरकार ने पहले माना था भाई हम ये जो 520 परमिट ये है ना बसें, ये सरकारी बेड़े में ले आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक बसें, एसी बसें। आज अखबार के माध्यम से आपने भी देखा होगा, सरकार ने फिर ये प्राइवेट कंपनी को 520 का टेंडर निकाल दिया। प्राइवेट कंपनी को हम ये प्राइवेट बसें देंगे। हमारी मांग है, काफी लंबे समय से यही मांग है हमारी, बस सरकारी बेड़े के अंदर बसें बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारा बेड़ा लगातार सुगड़ता जा रहा। हमारे पास 15-20 साल पहले 4500 बसें हुआ कर।
खबर भिवानी से आ रही है, जहां पर भिवानी में राहगीरों को ठगने का एक विचित्र मामला निकलकर दरअसल सामने आया है और इसमें आरोपियों ने राहगीरों को लिफ्ट देकर गन पॉइंट पर पैसे छीनने की वारदात को अंजाम दिया है। इसी वारदात का खुलासा सीआईए के प्रथम की ओर से किया गया है और इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया गया। आरोपियों की पहचान जिला भिवानी के रहने वालों के रूप में हुई है और आरोपियों से वारदात में प्रयोग की गई एक गाड़ी भी बरामद हुई है और आगे की तफ्तीश जो है वो विभागीय तौर पर करती हुई पुलिस नजर आ रही है। लिफ्ट लेके वो उनके साथ गाड़ी में बैठ गया। उन्होंने क्या किया, उसको गन पॉइंट पे लेके और उससे उसकी जेब में जितने भी पैसे थे वो छीन लिए। फिर उसके एटीएम में जो छीन लिया और उसका पिन कोड पूछ लिया। उसके पास पैसे, एटीएम में पैसे नहीं थे, लेकिन उस रिश्तेदारों से उसके ऊपर दबाव डाल के रिश्तेदारों ने उसके एटीएम में पैसे डाल दिए और फिर एक्सिस बैंक के अपने एटीएम से उन्होंने पैसे निकलवाए। खबर चरखी दादरी से है। चरखी दादरी के गांव झुझू कलहा के अंदर बादल जा रहे एक युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और टक्कर लगने से 23 साल के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने देख मृतक युवक का शव जो है वो कुचला हुआ पाया और गाड़ी के टायरों के निशान भी पाए गए। पुलिस ने मृतक के भाई के बयान पर अज्ञात वाहन चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और आपको बताएं कि मृतक की पहचान गांव झुझू कलहा निवासी रवि के रूप में की जा चुकी है। परिजनों के मुताबिक रविवार सोमवार रात को आपको बताएं कि जा रहा था और सुबह 5 बजे परिजनों को पुलिस ने इसकी सूचना दी और उसका शव जो है गांव बादल से बरामद हुआ है। ये चरखी दादरी की पूरी खबर है। पुलिस आगे की जांच में जो है वो जुटी हुई है। दरअसल एक युवक को 23 वर्ष का युवक बताया जा रहा है और उसको अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी और उससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने जो है वो सूचना दी, वहां मौके पर पहुंची और उसके बाद आगे की कार्रवाई में पुलिस लगी हुई है। पुलिस इस बात को लेकर तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है कि आखिर वो वाहन कौन सा था जिससे इसकी टक्कर हुई है और किस तरह से ये पूरा मामला चरखी दादरी में घटित हुआ है। सुबह सूचना मिली कि सीसवाड़ा रोड बादल पे एक युवक की लाश पड़ी हुई है। जिस सूचना पर मैं घटनास्थल पर पहुंचा हूं। जो मौका घटनास्थल पर एक डेड बॉडी है जिसकी पहचान की गई है, जो रवि सनोफ महेंद्र सिंह गांव झुझू कला निवासी है, जो रात्रि के समय किसी अज्ञात वाहन में इससे इसका एक्सीडेंट हुआ है। तो पुलिस कार्रवाई कर रही है। शाम में गाड़ी पे गए थे, घर तक घर में गाड़ी पे रहा हूँ और कपड़े लेके गए थे अपना और चल गए। फिर सवेरा 5 बजे फोन आया, मैं गया सब चक्कर। वो उतना कही मरते भाई ऐसे कोई रवि है, भाई तेरा जानकार है कि नहीं है। फिर मैंने उससे बात करी थी। फिर वो मतलब आप ऐसा करो मेरे पास आ जाओ एक बार। फिर वहाँ जाके हमने देखा दी। दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम मनोहर लाल का बयान आया है। दरअसल सीएम मनोहर लाल दिल्ली पहुंचे हुए हैं और वहां पर उपराष्ट्रपति से मुलाकात की और राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे और उसको लेकर उन्होंने एक बयान दिया है। ये दिल्ली से बड़ा बयान। उपराष्ट्रपति से मुलाकात पर सीएम बोलते हुए नजर आए। उपराष्ट्रपति से मुलाकात हुई और बहुत सी बातें हुई हैं। हरियाणा से उनका पुराना नाता है उपराष्ट्रपति का और शाम को राष्ट्रपति से भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। ये सीएम मनोहर लाल का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि मुलाकात जो है वो पॉजिटिव वे में गई है और सकारात्मक वे में मुलाकात गई, अच्छी बातें हुई हैं। उपराष्ट्रपति से मुलाकात हुई है और हरियाणा से उपराष्ट्रपति का पुराना नाता है। सीएम मनोहर लाल ने बयान दिया है और शाम को देश के राष्ट्रपति से सीएम मनोहर लाल मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाम को राष्ट्रपति से सीएम मनोहर लाल की मुलाकात होगी और अभी फिलहाल सीएम मनोहर लाल का ये बयान आया है जहां पर उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति से मुलाकात हुई और उस पर बोले कि उपराष्ट्रपति से मुलाकात में बहुत सी बातें हुई हैं और उपराष्ट्रपति का हरियाणा से दरअसल पुराना नाता है और शाम को राष्ट्रपति से भी सीएम मनोहर लाल की मुलाकात होगी।
ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। सीएम मनोहर लाल का बयान, उसको लेकर उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति से मेरी मुलाकात हुई है और बहुत सी बातें उपराष्ट्रपति से होती हुई नजर आई और हरियाणा का उपराष्ट्रपति का पुराना नाता है और शाम को राष्ट्रपति से भी सीएम मनोहर लाल की मुलाकात होती हुई नजर आएगी। आपको बताएं, सीएम मनोहर लाल दिल्ली के दौरे पर हैं और वहां पर उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद सीएम मनोहर लाल बोलते हुए नजर आए हैं कि बहुत सी बातें उपराष्ट्रपति से हुई हैं और उपराष्ट्रपति का हरियाणा से पुराना नाता रहा है और शाम को राष्ट्रपति से भी मुलाकात होगी और शिष्टाचार मुलाकात ये बताई जा रही। इसको लेकर दिल्ली के अंदर सीएम मनोहर लाल मौजूद हैं और उपराष्ट्रपति से सीएम मनोहर लाल मुलाकात कर चुके हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति से मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें हुई हैं और उपराष्ट्रपति का हरियाणा से एक पुराना नाता है। और बड़ी बात आपको बताएं कि राष्ट्रपति से भी शाम को सीएम मनोहर लाल मुलाकात करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी अभी नया उनका चुनाव होकर के और देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं, तो इस नाते से मेरा इससे पहले टेलीफोन पर तो मैंने बधाई दी थी लेकिन प्रत्यक्ष मिलना नहीं हुआ था, तो आज कर्टसी कॉल के नाते से मैंने उनसे समय लिया था। उन्होंने समय दिया, मैं समझ रहा था कि कोई 5-7 मिनट में ये मिलाप पूरा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने बातचीत में, जो कि हरियाणा से उनके बहुत पहले संबंध रहे हैं और बहुत पहले हमारा मिलना जुलना भी रहा है, तो बहुत सी बातें उनसे हमारी होती रही, गपशप हुई, लेकिन कोई इनफॉर्मल सारे विषय थे, कोई फॉर्मल बात नहीं थी। एक मैंने औपचारिक भेंट उपराष्ट्रपति जी से की है, इसी प्रकार की एक औपचारिक भेंट आज राष्ट्रपति महोदया से भी मैं करने जाऊंगा और सायंकाल का समय से तय हुआ है जाकर के, और एक औपचारिक भेंट ही है और कोई। तो वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है। सीएम मनोहर लाल जो है वो कल के दौरे को लेकर, जो पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा है उसको लेकर भी बोलते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो हरियाणा में पीएम का दौरा उसको लेकर बयान दिया है। पीएम के कल के कार्यक्रम पर सीएम मनोहर लाल बोलते हुए नजर आए। पीएम करेंगे अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन और फरीदाबाद में बनकर यह हॉस्पिटल तैयार हुआ है। हरियाणा की जनता को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा और सीएम मनोहर लाल का पीएम को लेकर बयान आया। पीएम के कल के कार्यक्रम पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल नजर आए। अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन कल पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले। फरीदाबाद के अंदर यह हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ है और इससे हरियाणा की पूरी जनता को बहुत बड़ा लाभ मिलता नजर आएगा। जी के कल के कार्यक्रम का विषय है, आपको सबको पता है कि एक श्री मां अमृतामयी जो उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया है, सेवा के कार्यों में बहुत अग्रणी रहती हैं वो, और यहाँ हरियाणा में भी एक बड़े हॉस्पिटल की नींव रखी है। अभी तो 500 बेड का हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा, लेकिन अंतोगतवा 2000 बेड्स का वो हॉस्पिटल होगा और एक मेडिकल कॉलेज खोलने की उनकी योजना है। तो फरीदाबाद में उन्होंने इस को शुरू किया है, तो हरियाणा की जनता को इसका पूरा लाभ होगा। आसपास के प्रांतों के लोग भी इसमें आएंगे। गरीबों की एक सेवा, ये उनका एक प्रकल्प है। प्रधानमंत्री जी कल उसका उद्घाटन करेंगे और समाज को समर्पित करेंगे। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। कल उस अवसर पर मैं भी वहां उपस्थित रहूं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तय खबरों के लिए आप लगातार बने रहे हर खबर के साथ।